ऐसे कुछ काले काले धागे, कुछ ऐसे गुड्डे टाइप्स की सुई वगैरह, एक नींबू को बहुत अलग शेप में काट के ना उसमें एक कुछ सिंदूर विंदूर लगा के उन्हें मिल ही जाता था कि उनका भाई लिटरली बैठ के, मतलब जो खड़ा नहीं हो पा रहा था, जो आंख नहीं खोल पा रहा था, वो बैठ के हिला जा रहा है और कुछ पढ़ रहा है मंत्र। और उन्हें गालियां भी देने लगा कि बैठ जा कमीने हरामखोर, तू मेरा भाई है, मैं सोचूंगा नहीं, तू बैठ जा। उस फोटो को वो जला रही हैं और आसपास मतलब उनकी जितने भी नींबू मिर्ची क्रिया जो भी थे, कुछ बाल के टुकड़े, कुछ ये जो एक टी शर्ट थी उसका आंख बहुत मतलब बहुत गंदे तरीके से पूरा पूरा एकदम, वो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत उसे मरे हुए टाइम हो गया, ऐसा वो इस हालत में जिंदा रह रहा था भाई। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक को प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, डायरेक्टली आके उसे फॉलो कर लीजिए। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसे दर्दनाक हादसे अपने हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ ले ले जिसे वो जिंदगी भर हटा ना पाए। वैसे आपने भी कहीं ना कहीं ये चीज देखी होगी आपके आसपास जहाँ पे आप रहते होंगे। किसी परिवार में अचानक से एक के बाद एक मौत होनी शुरू हो जाती है। वो जो मौतों का सिलसिला होता है वो इस कदर चलता है कि कभी कभार पूरे परिवार को खत्म कर देता है। और उस पूरे मौत के सिलसिले के पीछे किसका हाथ होता है यह आखिरी तक पता नहीं चलता। आज का पूरा रियल इंसिडेंट हमें प्रखर ने भेजा है। प्रखर जो कि बिहार के रहने वाले हैं, अभी उनकी उम्र 20 से 21 साल है। उन्होंने बताया कि भाई ये पूरा रियल इंसिडेंट 2023 में हुआ था। उन्होंने बताया कि भाई जब 2023 में मैं अपनी 10th की कोचिंग के लिए निकला तो मैं बहुत लेट हो चुका था। मैं मस्ती करने वाला, हॉरर कंटेंट देखने वाला, 10th को मैंने थोड़ा सीरियसली नहीं लिया था। जब मैं अपनी कोचिंग ढूंढने निकला तो मुझे पता चला कि लोगों के सिलेबस बहुत आगे निकल गए हैं। कोचिंग सेंटर्स ने मुझे लेने से मना कर दिया। जो प्राइवेट ट्यूटर्स थे उन्होंने भी बोल दिया कि बेटा आप बहुत पीछे हो जाओगे, हम नहीं करवा पाएंगे, आप किसी से पर्सनली देखो कि कोई पर्सनल ट्यूटर आपको मिल जाए। प्रखर बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने अपने कज़न से बात की। उनके कज़न 1 किलोमीटर दूर उनके घर से रहते थे। उन्होंने इन्हें एक टीचर के बारे में बताया। अब प्रखर ने बताया कि भाई ये पूरा रियल इंसिडेंट मेरे टीचर के साथ हुआ था। और प्रखर ने जिस तरीके से ये रियल इंसिडेंट भेजा आप सुन के हैरान हो जाएंगे। प्रखर ने मेंशन किया कि भाई आपको पता है मैं ये पूरी रिकॉर्डिंग मंदिर के सामने कर रहा हूँ। शाम के टाइम पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग उन्होंने मंदिर के सामने खड़े होकर भेजी जब मंदिर में आरती चल रही थी। प्रखर ने अपनी रिकॉर्डिंग में इस चीज़ को मेंशन किया कि भाई मैं बताते हुए इतना डर रहा हूँ, एक इंसान का नाम लेते हुए मैं इतना डरने वाला हूँ, मुझे पता आगे जाके मेरा क्या हाल होने वाला है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को हाइड रखने के लिए बोला, खास करके उस इंसान के बारे में और उनकी फैमिली के बारे में जिनके साथ ये पूरा रियल इंसिडेंट हुआ था। प्रखर ने बताया कि भाई 2023 में मैं जब बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा था, मेरे कज़न ने मुझे एक ट्यूटर से इंट्रोड्यूस करवाया जिनका नाम था सम्राट। उनकी उम्र 25 या 26 साल रही होगी। तो जब मैं उनसे मिला, उनसे बातचीत की और मैंने उन्हें अपने बारे में बताया तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से काउंसलिंग दी। तो मैंने ये सोचा कि मैं उन्हें सर ना बोल के भैया बोलूँ, और मैं और मेरा जितना भी फ्रेंड सर्कल था जो उस ट्यूशन में बने थे वो सब उन्हें भैया ही बोलते थे। वो एक दोस्त के घर पे ट्यूशन पढ़ाते थे क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब उनके घर के बारे में प्रखर ने हमें मेंशन किया कि जो सम्राट भैया थे उनके घर में 6 लोग थे। उनके पापा मम्मी, सम्राट की एक बहन, छोटा भाई और एक दादी। उनके दादाजी काफ़ी टाइम पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। घर में बहुत प्यार था, सब कुछ सही था, लेकिन जो सम्राट की मम्मी थी उनकी दादी जी से नहीं बनती थी। और ये तो हर घर में सास बहू का कलेश चलता ही रहता है। लेकिन सम्राट भैया जो थे वो आर्थिक स्थिति से गुजर रहे थे। बिलो पॉवर्टी लाइन उनका घर था। झोपड़ी जैसे घर में वो रहते थे और घर का पूरा पालन पोषण सम्राट भैया ही करते थे। सम्राट भैया की मजबूरी थी कि उन्हें पूरे दिन इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। वो एक स्कूल में पढ़ाते थे जहाँ से उन्हें 8,000 रुपये मिलते थे। वो स्कूल बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं था, कोई एनजीओ का स्कूल था, तो गरीब बच्चों पर ध्यान दिया जाता था। और ट्यूशन पढ़ाते थे जहाँ से 3-4 हज़ार रुपये वो कलेक्ट करते थे। जो सम्राट भैया थे उनके पापा जी काफ़ी एजिड हो गए थे और एक साड़ी की दुकान पर काम किया करते थे। बहुत अच्छी सैलरी नहीं थी, मुश्किल से 5-6 हज़ार रुपये रही होगी। तो घर में सबसे मेन जो थे वो सम्राट भैया ही थे। प्रखर ने बताया कि जब मैंने 2023 में उन्हें ज्वाइन किया तो मैंने उनके पढ़ाने का तरीका देखा। वो अपने स्टूडेंट से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते थे क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी।
सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरी और लोगों से भी मुलाकात हुई। मेरी सम्राट भैया के दोस्त से मुलाकात हुई जिनका नाम था मोहित। मैं प्रखर शर्मा हूँ और वो जो मोहित मुझसे मिले थे वो भी शर्मा थे, तो हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी। ये दोनों जो सम्राट और मोहित थे, ये बचपन के चड्डी बड्डी थे। इनकी दोस्ती बहुत ही अनोखी थी। मतलब जो मोहित भैया थे उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं थी, तो वो सम्राट को पूरा सपोर्ट किया करते थे। और प्रखर ने बताया कि भाई मैं पढ़ने में इतना तेज नहीं था, लेकिन मुझे इतना पता था कि अगर मैं सम्राट भैया से पढ़ूंगा तो मैं अच्छा स्कोर कर लूंगा। इसके बाद प्रखर ने बताया कि भाई जब हम पढ़ा करते थे तो कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें हुआ करती थी। जैसे पढ़ाते पढ़ाते सम्राट भैया अचानक से बोल देते थे कि सब अपना काम कर लेना, आज मैं छुट्टी कर रहा हूँ, तो अब हम अभी के अभी चलते हैं। प्रखर ने बताया कि भाई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा होता था और अचानक से सम्राट भैया छुट्टी कर देते थे। तो ये क्वेश्चन दिमाग में हमेशा रहता था सारे बच्चों के कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सम्राट भैया ने अचानक से कोचिंग में सबकी छुट्टी कर दी। अब प्रखर की दोस्ती मोहित भैया से, जो सम्राट भैया के बहुत अच्छे दोस्त थे, उनसे हो चुकी थी। तो एक दिन प्रखर जाके सीधा मोहित भैया से पूछते हैं कि भैया सम्राट भैया अचानक से इतने परेशान क्यों हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं इनको, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर है क्या पैसों का? अगर ऐसा है तो ये फीस बढ़ा देंगे तो भी हम फीस दे देंगे, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मोहित भैया ने बताया प्रखर को कि भाई बात वो नहीं है, बात यह है कि 2022 से जो सम्राट की छोटी बहन है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसको पता नहीं कौन सी अजीब सी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से उसका वेट गिरे जा रहा है और इलाज इतनी बुरी तरीके से चल रहा है कि मतलब उसकी तबीयत ठीक होके नहीं दे रही है। 2022 से लेकर 2023 आ गया था और उनकी जो बहन है वो अभी तक एडमिट ही हो रखी है। प्रखर ने बताया कि भाई ये चीज़ सुनने के बाद मैं हैरान हो गया कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो डायग्नोज भी नहीं हो रही, ठीक भी नहीं हो रही और जिसकी वजह से वज़न गिरे जा रहा है। जब भी उनकी बहन को डिस्चार्ज करके घर भेजा जाता है, अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी उनकी बहन को डिस्चार्ज करके घर भेजा जाता और मिलने वाले घर पे आते, देखने आते, तो सबसे हैरानी वाली जो चीज़ होती, उनकी बहन की घर पे आके और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती। और जब अगले दिन सफाई की जाती तो बेड के नीचे से अजीब अजीब से टोटके मिला करते, जैसे किसी ने नींबू काट के उस पर सिंदूर लगा के, पिन डाल के, लौंग लगा के वहाँ नीचे फेंक दिया। प्रखर ने इस चीज़ को मेंशन किया कि मैंने मोहित भैया से पूछा कि यार घर में आते थे लोग और घर में ये चीज़ें होती थी, कोई पकड़ नहीं पाता था। मोहित भैया से जब पूछा गया, मोहित भैया ने धीरे धीरे बताया कि भाई चीज़ें चलती रहीं, उनकी तबीयत ख़राब होती रही उनकी बहन की। वक्त ऐसा आया कि घर में अचानक से माहौल बदलने लगा, क्योंकि उनकी जो बहन थी सम्राट की, वो रात को उठा करती थी और चिल्लाया करती थी, अपने आप को नोच लिया करती थी, अपने बाल खुरेद लिया करती थी, बाल खींचती थी। सारे रात को भागकर उठ के उन्हें पकड़ते थे, फिर दोबारा हॉस्पिटल पहुंचा देते थे। दादी उनका पूरी तरीके से ध्यान रखा करती थी, लेकिन घर में जो चीज़ें हो रही थी वो किसी को भी मालूम नहीं पड़ पा रही थी। और सम्राट भैया जो थे वो इन सारी चीज़ों के बीच में अकेले जूझ रहे थे। पापा इन चीज़ों पर बिलीव करते, कभी नहीं करते। कभी उन्हें ऐसा लगता कि शायद जो सम्राट की बहन है, मतलब उन्हीं की जो बेटी है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जो सम्राट के छोटे भाई थे, उनकी उम्र लगभग 18 साल रही होगी। वो मोहल्ले के बहुत प्यारे थे, वो सबके काम किया करते थे, लेकिन वो भी ये चीज़ देख के परेशान थे कि हमारी बहन के साथ हो क्या रहा है। अब 2023 में प्रखर जब सम्राट भैया से पढ़े करते थे, तो जब भी कोचिंग ऑफ होती थी तो बच्चे बोलते थे कि भैया आप ऐसा क्यों करते हो, तो प्रखर अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते थे, दूसरों को समझाते थे कि भैया के घर में प्रॉब्लम है। बाद में बताते थे कि भैया को ऐसे मत बोला करो, उनके घर में प्रॉब्लम है, उनकी बहन को दिक्कत है, और सारी चीज़ें सबके सामने रख दी गई थी। 2024 में उनकी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और उनके घर में टोटके का सामान बहुत ज़्यादा मिलने लगा। उनकी बहन को साक्षात कोई औरत दिखती थी, कभी कोई आदमी दिखता था, और जब भी वो अपने घर आती थी, घर में ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। एक टाइम ऐसा आया जब धीरे धीरे उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि 2024 में आके उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी बहन की मृत्यु हुई, सम्राट भैया के घर टूट सा गया। प्रखर ने बताया कि भाई ये चीज़ मोहित भैया हमें बताते थे जब भी हम मोहित भैया से बात करते थे, क्योंकि मोहित नहीं चाहते थे कि सम्राट की इमेज ख़राब हो या सम्राट को सिर्फ इसलिए जज किया जाए कि वो छुट्टी कर देते हैं। 2024 में सारी चीज़ें चल रही थी और अचानक से जो सम्राट भैया के छोटे वाले भाई थे, उनकी तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हो गई। अब पूरा मोहल्ला प्यार करता था और सब यही चाहते थे कि ये जो घर में हादसा हुआ ये रिपीट ना हो। तो सब ने शुरू से ही इस चीज़ का ध्यान रखा कि जो उनके भाई थे जिनका नाम था गुलशन का पूरा ध्यान रखा जाए, गुलशन के साथ ऐसा कुछ भी ना हो। तो उनकी जब भी तबीयत ख़राब होती थी उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया जाता था। प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि सरकारी हॉस्पिटल पे से पूरी तरीके से भरोसा उठ गया था। धीरे धीरे वही सारे सिम्टम्स
उनके भाई भी दिखने लगे। गुलशन भी रात को अचानक से उठते और घर में चिल्लाते कि कोई है, कोई है। गुलशन के घर में कपड़े गायब होने लगे, लोअर, टी शर्ट, उनके अंडरगारमेंट्स। जब मोहल्ले में ये खबर उड़ने लगी कि बहन के जाने के बाद गुलशन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो मोहल्ला बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। अब मैं एक चीज़ और आपको मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने को मिलेगी। प्रखर ने बताया कि भाई इस पूरी सोसाइटी में जितना इलाका था, इसमें सबसे ज़्यादा पुलिस वाले रहते हैं, जहाँ पर महाराष्ट्र की बात चल रही है। धीरे धीरे गुलशन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और गुलशन को जब भी हॉस्पिटल ले जाया जाता तो वहाँ पर वो भी ठीक रहते, लेकिन जैसे ही घर में आते उनकी भी तबीयत ख़राब हो जाती। सम्राट भैया ने ये डिसीज़न लिया कि वो हॉस्पिटल में रुकेंगे, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, डॉक्टर ढंग से देख रहे हैं नहीं देख रहे। पापा मम्मी को वो वापस घर पे भेज दिया करते थे। एक रात की बात है, जब सम्राट भैया हॉस्पिटल में थे, उनके भाई जो हैं वो 2-3 दिन से बिल्कुल भी बोल नहीं रहे थे, कुछ भी ज़्यादा कह नहीं रहे थे। वो अपनी जगह पे लेटे हुए थे और रात भर वो सो के उठते नहीं थे। सम्राट भैया की रात को 2 बजे आँख लगी और 2:30 बजे जब उनकी आँख खुली तो वो देखते हैं कि जो उनका भाई गुलशन है वो बेड पे बैठा हुआ है और बेड की चद्दर को नोच रहा है, कुछ मंत्र पढ़ने लग रहा है। सम्राट भैया बहुत ज़्यादा डर गए और वो अचानक से उठते हैं और गुलशन को बोलते, गुलशन बेटा, गुलशन क्या हुआ, ठीक है तू? कुछ हो रहा है क्या तुझे? घबराहट हो रही है, कोई दिक्कत है? प्रखर ने बताया कि भाई सम्राट भैया ने अपनी आंखों से देखा कि बेड पे बैठे बैठे जो गुलशन था उसने अपना ऑक्सीजन मास्क हटा दिया, सारी चीज़ें जो लगी हुई थी हटा दी और उन मंत्रों को तेज़ तेज़ पढ़ना शुरू कर दिया। इस टाइम पे सम्राट भैया बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और वो डॉक्टर्स को आवाज़ लगा रहे थे। तभी गुलशन वहाँ पे चिल्ला के बोलते हैं कि उसने मुझे करने को बोला है, उसने वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको लेके चली जाऊंगी। सम्राट ने जब ये चीज़ देखी वो इतना ज़्यादा डर गए, वो पीछे हुए और अचानक से गिरे। डॉक्टर्स ने उन्हें संभाला और जब आके देखा तो गुलशन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और गुलशन बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। उन्हें इंजेक्शन दिया गया नींद का और फिर उन्हें नॉर्मल करा गया। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि धीरे धीरे जैसे प्रखर अपनी रिकॉर्डिंग में ये सारी चीज़ें बताते जा रहे थे, उनकी आवाज़ में डर बनना शुरू हो गया था, क्योंकि आगे जाके चीज़ें इस तरीके से खतरनाक हो रही थी, डरावनी बन रही थी। प्रखर पहले ही कांपने लगे थे कि अगर उस इंसान को कभी पता चला कि उसका ये इंसिडेंट बाहर आया है तो प्रखर के साथ क्या होगा। प्रखर ने बताया कि भाई हमारे सामने की बात है, गुलशन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और घर वालों ने उम्मीद हार ली थी। तो यहाँ पर मोहित भैया जो है बहुत बड़ा सपोर्ट बन के आए। जब इनके पास पैसे ख़त्म हो गए थे प्राइवेट हॉस्पिटल में गुलशन का ट्रीटमेंट करवाने के लिए, इन्होंने सोचा कि हम इसे भी सरकारी में एडमिट कर देते हैं। तो मोहित भैया ने सारे जितने भी मोहल्ले वाले थे उनसे बात की कि अगर गुलशन को कुछ हुआ तो हम मोहल्ले में एक बहुत अच्छे बच्चे को खो देंगे। हॉस्पिटल वालों की भी पूरी सहानुभूति थी, लेकिन बोलते हैं ना कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर रहे तो खाएगा क्या। हॉस्पिटल वालों ने बोला कि आप कुछ तो अमाउंट लेके आओ, हम इस बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगे। मोहित भैया जो थे उन्होंने पूरे मोहल्ले से बात करके चंदा इकट्ठा करवाया और इन्होंने 80,000 रुपये इकट्ठे करे सिर्फ एक बच्चे को बचाने के लिए। ये सारे जो मोहल्ले वाले थे अपना पूरा प्रयत्न कर रहे थे। आगे चल के प्रखर ने बताया कि भाई धीरे धीरे ट्रीटमेंट होता रहा, लेकिन जो एक चीज़ थी सबको हैरान करने वाली कि जो इंसान इनकी फैमिली की, मतलब जो सम्राट भैया थे, इनकी फैमिली की मदद करने आगे आता, उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाती। और मोहित भैया के साथ भी यही हुआ। मोहित भैया ने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ही किसी ने पोजेस कर लिया है। मोहित भैया जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होते उनको उतने ही बुरे सपने आते और उनके साथ उतनी ही बुरी बुरी चीज़ें होती। सम्राट भैया अपना घर संभाल रहे थे, ट्यूशन पढ़ा रहे थे। सम्राट भैया के जो पापा थे वो कभी इन चीज़ों पर बिलीव करते, कभी इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते, वो एक नॉन बिलीवर थे। लेकिन उनका भी ध्यान जब इस चीज़ पर जाता कि अभी बेटी गई है, बेटे की तबीयत अचानक से ख़राब हुई है, तो उनकी आंखों में भी आंसू दिखा करते थे। धीरे धीरे गुलशन की तबीयत और ज़्यादा ख़राब रहने लगी और ये समझ नहीं आ रहा था कि गुलशन को हो क्या रहा है। कोई भी चीज़ ढंग से डायग्नोस नहीं हो पा रही थी। एक रात की बात है जब मोहित भैया की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और सम्राट भैया भी हॉस्पिटल में थे अपने पापा मम्मी के साथ, और दादी सिर्फ घर पे अकेली थी। तो सम्राट भैया और उनके पापा वहीं पे थे। तो इन्होंने बोला सम्राट भैया ने कि मम्मी आप घर चले जाओ, दादी ने कुछ खाया नहीं होगा, आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, पापा को तो मैं बाहर से कुछ खिला दूंगा, लेकिन आप घर चली जाओ, आराम कर लो। सम्राट की मम्मी ने इस चीज़ पर ध्यान दिया कि बेटा सही बोल रहा है, 2-3 दिन हो गए ये हॉस्पिटल में ही है और शायद गुलशन को डिस्चार्ज मिल जाए। सम्राट भैया की ये बात सुनने के बाद इनकी मम्मी रवाना होती है, ऑटो पकड़ती है और सीधा घर आ जाती है। जब सम्राट भैया की मम्मी घर पहुंची, उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और सारी लाइट बंद है। उन्होंने इधर उधर देखा कि मोहल्ले की लाइट तो आ रही है, हमारे घर की लाइट को क्या हुआ। जब वो अंदर गई
उन्होंने घर का पूरा दौरा किया तो अचानक से वो एक कमरे में जाती है और वहाँ पर वो जो चीज़ देखती है उसे मैं खुद भी ज़िंदगी भर नहीं भुला पाऊँगा। उन्होंने देखा कि जो दादी थी वो गुलशन की टी शर्ट और लोअर के साथ वहाँ पर बैठी हुई थी और वहाँ पर मोमबत्तियाँ, कुछ नारियल, कुछ वूडू डॉल, कुछ सिंदूर लेके वहाँ पर टोटका कर रही थी। आप इमेजिन कर सकते हैं जब ये चीज़ मम्मी जी ने देखी होगी जिन्होंने अपनी बेटी को खो दिया, उनके ऊपर क्या बीती होगी कि उनकी दादी ही उनके घर में ये सब कुछ कर रही थी। ये लोग हमेशा बाहर वालों पे ही शक करते रहे, इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि घर का इंसान भी हो सकता है जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो। इस हालात में जब उन्होंने दादी को देखा, जो सम्राट भैया की मम्मी थी, वो सीधा बाहर भागी, मोहल्ले में आवाज़ लगाना शुरू किया कि देखो ये औरत क्या कर रही है, देखो ये औरत क्या कर रही है, मेरी बेटी को खा गई और ऐसे ही चलता रहा तो मेरा बेटा भी ख़त्म हो जाएगा। सारे मोहल्ले वाले जितने भी इकट्ठे हो सकते थे वो हुए और जब सम्राट भैया की मम्मी के साथ घर में देखा तो दादी अभी भी वहाँ पर अपनी क्रिया कर रही थी। प्रखर ने बताया कि अक्षय भाई, मैंने ना लाइफ में सिर्फ एक बार उस दादी को देखा था। उस दादी का फेस इतना डरावना था ना, इतना डरावना था। वो मोहल्ले के सामने आई, उनके हाथ में पता नहीं क्या क्या था, क्या हड्डियाँ, क्या वूडू डॉल, और सबको देखकर एक धमकी दे दी कि जो भी बीच में आएगा वो मरेगा और जिसको जो करना वो कर लो। अगर कोई पुलिस को भी प्रूव कर सकता है कि मैं ये सब कुछ कर रही हूँ तो कर लो, बस इतना याद रखना जो जो बीच में आएगा वो मरेगा। ये खबर पूरे मोहल्ले में फैली और मोहित भैया की मम्मी तक पहुंच गई। तो मोहित भैया की मम्मी बहुत गुस्सा हो गई कि मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ करवाने वाली वो औरत है। मोहित भैया की मम्मी 2-3 आदमियों के साथ आई और वहाँ पर उस दादी को धमकी देने लगी। तो भी वो दादी इस तरीके से मोहित भैया की मम्मी को घूर रही थी। प्रखर ने बताया कि भाई, मैंने ना आजू बाजू वालों से सुना था, आधे बंदे सिर्फ ये देख के डर गए कि ये जो दादी है घूर इस तरीके से रही है, सब डर गए कि भाई हम अगले शिकार ना बन जाए। मोहित भैया की जो मम्मी थी वो तो डांट ही रही थी क्योंकि माँ का दिल है और मोहित भैया रिकवर कर नहीं पा रहे थे। लेकिन उस दिन के बाद मोहित भैया ने धीरे धीरे रिकवर करना स्टार्ट करा। अब चीज़ें बद से बदतर होने लग रही थी और सबको पता था इन सब चीज़ों के पीछे कौन है। लेकिन बोलते हैं ना कि जिसके साथ बीतनी होती है वो बीत ही जाती है। जो सबसे बड़ा हादसा हुआ, सम्राट भैया हॉस्पिटल में थे और एक रात फिर वही सिचुएशन दोबारा आई जहाँ पर वो बैठे हुए थे और बस अपने भाई की सलामती की दुआ कर रहे थे। फिर दोबारा उनके भाई अचानक से उठते हैं रात को और चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, दादी मेरे को बोलती है ये सब कुछ करने को। तू सुन रहा है हरामजादे? अपने बड़े भाई को गुलशन गाली देने लगे। जो सम्राट भैया थे वो पूरी तरीके से इस टाइम सुन्न हो चुके थे कि मेरा भाई मुझे गाली दे रहा है। सम्राट भैया आगे बढ़ के उन्हें संभालने लगे तो वहाँ पर धक्का मुक्की स्टार्ट हो गई, जहाँ पे गुलशन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए और बोलने लगे कि दादी ने मुझे बोला है, दादी दादी बोल रही है, दादी ने सब बोला है मुझे करने को, वो मुझे मंत्र पढ़ने को बोलती है। जब तक कुछ समझ पाते गुलशन वहाँ पे गिरे। डॉक्टर्स वहाँ पे आए और गुलशन ने अपनी आखिरी सांसें वहाँ छोड़ दी। सम्राट भैया वहाँ खड़े रह गए, वो कुछ भी नहीं कर पाए और अपनी आंखों के आगे उन्होंने अपनी बहन को भी जाते देखा। 4 महीने के अंदर अपने भाई को भी जाते देख। पूरा मोहल्ला शोक में चला गया था, लेकिन पूरा मोहल्ला एक दुख में भी था और एक खौफ में भी था कि अब कोई भी इंसान इनके घर के आगे पीछे चक्कर भी नहीं लगा सकता क्योंकि इनके घर में साक्षात एक डायन रह रही है। ये डायन वाली चीज़ कैसे पता चली, उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी दिल दहलाने वाली चीज़ें बताने वाला हूँ। मोहित भैया ने प्रखर को बताया कि जब गुलशन ख़त्म हुए, उनके शरीर को ले जाने के लिए जब हम पहुँचे तो गुलशन के चेहरे पे एक स्माइल थी। गुलशन का चेहरा ऐसे हो गया था जैसे वो बहुत पहले ही जा चुका था, कोई और ही उसके शरीर में था। उसकी आंखें सफ़ेद पड़ चुकी थी, चेहरा नीला हो गया था और चेहरे पे एक स्माइल थी। प्रखर ने बताया कि भाई, अगर मैं शायद मंदिर के सामने होता ना तो ये चीज़ मैं बता भी नहीं पाता अपनी रिकॉर्डिंग में कि मैं ये चीज़ें बताते हुए कितना डर रहा हूँ। और वो जो एक इंसान है जिसका नाम लेने से मैं डरता हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये पूरी रियल घटना उन तक पहुँचे, हुआ है दादी। वो दादी इतनी ज़्यादा क्रूएल है, मतलब उनके अंदर इतनी ज़्यादा शैतानी खून है, उन्होंने अपने पूरे परिवार की बलि देने की सोच रखी है। जो मोहित भैया थे उन्होंने अपनी तरफ से बहुत इनिशिएटिव लिया कि ये पता करवाया जाए कि ये औरत ये सब कुछ क्यों कर रही है। जब उन्होंने बहुत हाथ पैर मारे तो एक साइकिक मीडियम से वो कनेक्ट हुए। उस साइकिक मीडियम ने बताया कि भाई देखो, इसकी दादी से जितना दूर हो सको उतना दूर रहो, क्योंकि वो जो दादाजी थे उस लड़की की जान भी इन्हीं ने ली, उस बच्चे की, गुलशन की जान भी इन्हीं ने ली। अगर कोई बच गया तो वो था सम्राट। अगर सम्राट भी नहीं रहता तो ये घर कौन चलाता? पापा की उम्र तो वैसी हो रही थी। ये सब कुछ इसलिए करा गया क्योंकि वो जो बुढ़ी औरत है वो एक डायन है। वो अपनों को खा खा के अपनी शक्ति बढ़ा रही है।
वो दूसरों पे तो तब आएगी जब अपने खुद के ख़त्म हो जाएंगी। और डायन अपनी शक्तियाँ ऐसे ही बढ़ाती है। सबसे पहले अपने पति को मारा, फिर अपनी बच्ची को मारा, फिर अपने बच्चे को मारा, और अब पता नहीं अगली बारी किसकी होगी। लेकिन मैंने जब प्रखर को कॉल किया और उनसे बात की कि प्रखर अब क्या चल रहा है, तो प्रखर ने मुझे ऐसी चीज़ बता दी जिसको सुनने के बाद मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली कि तुम लोग मार क्यों नहीं देते। उन्होंने बताया कि भाई वो औरत, वो बुज़ुर्ग औरत अभी भी उसी घर में रह रही है। आपको पता है सबसे दिल दहलाने वाली चीज़ क्या थी? जब ये खबर दादी तक आई कि गुलशन अब नहीं रहा, जब सब रो रहे थे तो दादी अपने कमरे में बाल खोल के हंस रही थी, जैसे उन्हें कामयाबी मिल गई। ये सुनने के बाद आप पता नहीं कैसा फील कर रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को, खैर मैं क्या बोलूँ कि उनके साथ क्या करना चाहिए, लेकिन इतने सारे लोगों को मार दिया सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए? अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए। खुद की मौत कैसे होगी पता है? प्रखर ने बोला कि भाई सम्राट भैया को कैसे संभाला गया ना, मैं बता भी नहीं सकता। और आप खुद इमेजिन कीजिए कि आप जिस घर में रह रहे हैं, आपको पता चले कि यार यही है करने वाला, लेकिन पूरा मोहल्ला कुछ नहीं कर पा रहा। सोचो उस मोहल्ले में आधे से ज़्यादा पुलिस वाले रह रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। सब डरे रहते हैं। उनके घर के आगे पीछे से कोई जाता भी नहीं है। कहते हैं उनके घर के आगे से अगर कोई जानवर भी जाता है ना, तो उसके शरीर का खून भी आधा हो जाता है। वो बुज़ुर्ग औरत जो घर में रह रही है बिहार के उस घर में, उसकी शक्तियाँ इतनी बढ़ चुकी है कि अगर उसने किसी को देख के बोल दिया ना कि शाम को तेरे साथ ये हो जाएगा, तो वो होगा। प्रखर ने बताया कि भाई ये पूरा रियल इंसिडेंट मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन मैं भगवान से हाथ जोड़ता हूँ कि उस औरत तक ये चीज़ कभी ना पहुँचे। मैंने ये पूरा रियल इंसिडेंट इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी लोग अपने घर में नहीं झांकते और बाहर ही ढूंढते रहते हैं, और जो करने वाला होता है वो आपके घर में बैठा होता है। हालांकि हर रियल इंसिडेंट में मैं आपको बताता हूँ कि घर में बैठा इंसान ही सब कुछ कर रहा होता है, बाहर वाले को आपसे कुछ मतलब नहीं है। 100 में से 80% केसेस में अपनों का ही हाथ निकलता है। 20% ऐसे केसेस होते हैं जिनमें बाहर वालों का हाथ होता है। लेकिन ये जो डायन प्रथा है, इसको इंसान कैसे रोकेगा? मुझे समझ नहीं आता कि घर के घर में इंसान बैठा है, ऐसा सब कुछ कर रहा है। और सोचो दादी, हमारी जनरेशन में हम दादा दादी से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे माँ बाप के बाद, क्योंकि उन्होंने हमारी सारी चीज़ों को सर आँखों पर रखा है। माँ बाप ने जितना हमें पीटा है, दादा दादी ने उतना ही हमें बचाया है। लेकिन किसी एक घर में दादा दादी बैठ के अगर सिर्फ ये सोच रहे हो कि इन्हें कैसा मारा जाए, भाई ये साक्षात, मैं इनके लिए कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे घर में कभी दादा दादी ऐसे थे ही नहीं। वो हमें बहुत प्यार करते थे, और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि दादा दादी जो हैं, आप भी उन्हें उतना ही प्यार करो, मम्मी पापा को भी उतना ही प्यार करो। लेकिन ऐसे रियल इंसिडेंट के बाद मेरी आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि भाई जब नए व्यूअर्स चैनल पे आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि हम आपसे कुछ नहीं मांगते। हमारा यही मोटिवेशन है कि हम जिस तरीके से सब्सक्राइबर से कनेक्ट होते हैं, एक एक चीज़ उनसे पूछते हैं, क्या मेंशन करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद पूरा रियल इंसिडेंट आपके सामने लेके आते हैं। आपसे बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सब्सक्राइब कर लें, मोटिवेशन बनाए रखें, और वीडियो को शेयर कर दें जहाँ जहाँ हो सकता है। इसके बाद यही कहूँगा कि हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जाके उसे सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। वो भी हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस पर लोग खुद आके ऐसे रियल केसेस बताते हैं जिनके साथ हुआ है या उन्होंने कहीं सुना है। तो आप भी वो हो सकते हैं। आप क्यों पीछे हट रहे हैं? आप भी वो अगले चेहरे हो सकते हैं जो कैमरा पे आके सारा रियल इंसिडेंट बताए। तो उसकी प्रक्रिया में आपको बताया तो जो स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिख रहा है, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे भेज दो और मेंशन कर दो, भाई हम भी पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है। एक बार टीम रिव्यू करेगी उस रिकॉर्डिंग को और आपको बुलाया जाएगा। आप कैमरे के सामने पूरा रियल इंसिडेंट अपना बता सकते हो। हमारे पास उस पॉडकास्ट पे ऐसे ऐसे इंसान आते हैं जो प्रूफ लेके आते हैं और ये चीज़ बताते हैं हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है और अभी भी हमारे साथ ये सब कुछ चल रहा है। बहुत ही धमाकेदार जो है रियल इंसिडेंट लेके आते लोग, जो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो ज़रूर जाइएगा। थर्सडे संडे हमारे वहाँ पे पॉडकास्ट आते हैं जहाँ गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर भी आके अपना पूरा रियल इंसिडेंट बताते हैं। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। जिस तरीके से आप इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहे, इसी तरीके से फेसबुक को देना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डायरेक्टली फॉलो कर लीजिए। और हाथ जोड़ के विनती है, माँ बाप से प्यार करिए, उनकी कुछ इच्छाएं पूरी कर दीजिए, उनको टाइम दीजिए। अब उनको आपके टाइम की ज़रूरत है। बचपन में उन्होंने आपका बहुत साथ दिया है, आपको बहुत नाजों से पाला है। कहीं डांटा भी होगा, कहीं मारा भी होगा, आज भी डांटते होंगे, आज भी मारते होंगे, लेकिन उनसे मुंह मत बनाना, क्योंकि भगवान का दर्जा दिया जाता है उन्हें। आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि माँ बाप का ध्यान रखिए। अब आप ही उनका आखिरी सहारा है। रिलेटिव गए तेल लेने, माँ बाप का साथ दीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, उनका ध्यान रखिए। और कभी ये मत पूछना कि आपने हमारे लिए किया क्या है। तब तक के लिए नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।
मुझे सिर्फ डर है एक इंसान के पता चलने का। शाम को मैंने ये टाइम इसलिए है ना, क्योंकि अभी आप सुन रहे होगे ना, मेरे बैकग्राउंड में मंदिरों की आवाज़ आ रही है। मैं इसलिए ये टाइम किया क्योंकि मुझे सेफ लगे। तो मैंने एक यहाँ पे भी वही देखा कि अपने घर में पोते पोतियों को मरवा दिया। जो स्टार्टिंग में ये सब डाइंग सारी चीज़ें या कालो चीज़ों सीखना शुरू करते हैं ना, तो ये पहले अपने घर के ही कुछ लोगों को खाते हैं, तब तक ये सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते हैं।